नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी वात्सल में। आज हम यूनिट 10 जो कि अन्य गतिविधियों के नाम से यूजीसी 10 यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है और उस यूनिट के अंतर्गत बहुत सारी रचनाओं को रखा गया है जिसमें आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र, संस्मरण इत्यादि इत्यादि। उन्हीं सब रेखाचित्र और संस्मरणों में से एक रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें भी हैं। तो इस पे हम बातचीत करेंगे और इस पे बातचीत करते हुए हम उन तमाम तथ्यों को जानेंगे, उन तमाम उपयोगी पहलुओं को समझ लेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो इस पे चर्चा करते हुए हम आगे जामुन का पेड़ जो कि कृष्णचंद्र की कहानी है उस पर भी बातचीत करेंगे। तो 2 रचनाओं पे आज बातचीत करेंगे और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों को ही हम अपने बातचीत के केंद्र में रखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई-नई वीडियो के अपडेट को आप तक पहुंचती रहे और आप वीडियो के साथ जुड़ के नई-नई जानकारियाँ अ, अपने हृदय में आत्मसात करते रहें। तो माटी की मूर्ति जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि माटी की मूर्ति जो है वो रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। माटी की मूर्ति जो है वो बेसिकली 1941 से 1945 ईस्वी के बीच लिखे गए संस्मरणात्मक रेखाचित्रों का संग्रह है। कितने? 1941 से 1945 यानी कि 5 वर्षों के बीच जितने भी संस्मरण लिखे, चाहे वो 1, 2, 3, 10 जो भी हैं, उनका एक संग्रह है माटी की मूर्तें के नाम से। और इन सभी संस्मरणात्मक रेखाचित्रों को बेनीपुरी जी ने स्वयं शब्द चित्र कहा है। अगर परीक्षा में पूछ दे कि बेनीपुरी ने माटी की मूर्तों में जो भी संस्मरण रेखाचित्र संकलित हैं, उनको क्या कहा है? तो उनको शब्द चित्र के नाम से पुकारा है और शब्द चित्र कहा है। इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो 1946 है और इसमें जब ये प्रकाशन हुआ था तब इसमें 11 रेखाचित्र संकलित थे। लेकिन बाद में 1953 में इसमें 12 रेखाचित्र हो गए, यानी कि एक रेखाचित्र यानी कि एक शब्द चित्र इसमें बढ़ गए। अब 12 रेखाचित्र जो हैं उनको हम क्रमवार यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे रजिया, फिर बलदेव, सरजू भैया, मंगर, रूप की आजी, देव और आगे जो है वो बाल गोविंद भगत, भौजी परमेश्वर और बैजू मामा, सुभान खां, बुधिया। ये कुछ 12 शब्द चित्र हैं यानी कि 12 रेखा चित्र हैं। जैसे में रजिया, बलदेव, सरजू भैया, मंगर, रूप की आजी, देव, बाल गोविंद भगत, भौजी परमेश्वर और बैजू मामा, सुभान खां, बुधिया। इसको आप ज़रूर याद करें ताकि क्योंकि ये परीक्षाओं में अनुक्रम को सही करने के लिए दे देगा, तो आप उसको याद किए रहेंगे तो परीक्षाओं में क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आसानी मिलेगी और सुलभता होगी। माटी की मूर्ति की भूमिका में रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है कि ये जो मूर्तें हैं, ये मूर्तें न तो किसी आसमानी देवता की होती हैं, न किसी अवतारी देवता की। गांव के किसी साधारण मिट्टी गांव के किसी साधारण व्यक्ति मिट्टी के पुतले ने असाधारण लौकिक कर्म के कारण एक दिन देवत्व प्राप्त कर लिया और देवता में गिना जाने लगा। कहने का मतलब है कि जो मूर्तियां होती हैं वो किसी आसमानी देवता की नहीं होती है, किसी अवतारी देवता की नहीं होती है, बल्कि एक साधारण व्यक्ति के द्वारा मिट्टी के पुतले को असाधारण लौकिक कर्म के द्वारा बनाए जाने वाला एक सांचा है, जिसको एक दिन ये इस धरती पे उस असाधारण लौकिक कर्म के कारण देवत्व प्राप्त हुआ और वो देवताओं की गिनती में गिना जाने लगा। आगे हम इसके सारे रेखा चित्रों को क्रमवार समझेंगे। तो सबसे पहले जो है वो रजिया है। रजिया नाम से संस्मरण रेखा चित्र मिलता है। इसमें 1952 में नई धारा पत्रिका में ये रजिया प्रकाशित हुई थी। 1953 में माटी की मूर्तों में संकलित हुई। 1959 में पुनः नवनीत पत्रिका में ये प्रकाशित हुई।
रजिया एक निम्न वर्ग की चूड़ीहारिन की पुत्री है। चूड़ीहारिन का मतलब क्या है कि जो चूड़ी बेचने वाली घर घर पे फेरी लगा के एक महिला होती है जिसको चूड़ीहारिन शब्द कहते हैं गांव के बोली में, बोलचाल की भाषा में। तो वो जो चूड़ी बेचने का व्यवसाय में निपुणता प्राप्त कर लेती है इस शब्द चित्र में। और जिसकी माँ चूड़ीहारिन हो, निम्न वर्ग की वो चूड़ीहारिन रजिया की माँ, तो वो अपनी माँ से चूड़ी बेचने की जो व्यवसाय है उसमें एक गहन निपुणता यानी कि अनुभव, एक्सपीरियंस गेन करती है, प्राप्त करती है। और इसी तरह के अनुभव से इस रेखाचित्र में उसकी यानी कि रजिया की सादगी और सरलता का चित्रण किया गया है। रजिया शब्द चित्र यानी कि रेखा चित्र में जो प्रमुख पात्र है उसमें रजिया जो कि चूड़ीहारी नायिका है, हसन जो है रजिया का पति है, बेनीपुरी की मौसी, रजिया की पोती, बेनीपुरी की मौसी, रजिया की पोती और रजिया के 3 पुत्र इसके मुख्य पात्र हैं। आगे हम देखेंगे कि जो दूसरा रेखा चित्र इसमें संकलित है वो बलदेव सिंह है। क्या है? बलदेव सिंह के नाम से। ये व्यक्ति प्रधान शब्द चित्र, आप देख सकते हैं कि इसका जो शीर्षक है वो बलदेव सिंह यानी कि एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए जो रेखा चित्र है वो व्यक्ति प्रधान है। 1946 में बलदेव सिंह मधुकर पत्रिका में प्रकाशित हुई। 1946 में ही ये बलदेव सिंह माटी की मूर्तें नामक इस संग्रह में संकलित भी हुई। गांव में एक पहलवान व्यक्ति का मार्मिक चित्रण है और वो पहलवान कौन है? बलदेव सिंह। यानी कि जो बलदेव सिंह है वो पहलवान है। अगर आ जाए परीक्षाओं में कि बलदेव सिंह क्या है, तो बलदेव सिंह पहलवान है, जिंदा दिल है, शेर मर्द, इंसाफ का पक्षधर है, दीन दुखियों और पीड़ितों का रक्षक है, वचन का पक्का है यानी कि एक बात पे टिका रहता है, अडिग रहता है, ताकतवर है, बच्चों का निरीह और मानव सेवी है यानी कि बच्चों की तरह वो निरीहता उसके अंदर है, मानव की सेवा में रहता है, छल पूर्वक मौत के घाट उतार दिया जाता है। आप देखते हैं कि जितने भी लोग अपनी ईमानदारी से जीवन को जीते हैं वो कहीं न कहीं उनको छला ही जाता है। तो ये यहाँ इस रेखाचित्र में भी बलदेव सिंह को उसकी जिंदादिली और शेरमर्द और न्याय के पक्ष में रहने के बाद भी उसको छल पूर्वक मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। इसका एक संस्मरण रामबृक्ष बेनीपुरी इसमें प्रस्तुत करते हैं। इस बलदेव सिंह जो रेखाचित्र है उसमें जो प्रमुख पात्र हैं उसमें बलदेव सिंह ही प्रधान पात्र है। और जो रामबृक्ष बेनीपुरी यानी कि जो शब्द चित्रकार है, रेखा चित्रकार है, बेनीपुरी जी के एक मामा नाम से मामा जी हैं, वो भी इसमें पात्र के रूप में आते हैं। एक विधवा इसमें पात्र के रूप में है, पुलिस सुप्रीडेंट मौलवी साहब आते हैं, बिशुनपुर गांव के 2 भाई भी इसमें पात्र के रूप में देखे जाते हैं। अगर आपको हाथ लगे तो रामबृक्ष बेनीपुरी जी की ये माटी की मूर्तें पूरी किताब जरूर पढ़िए, टेक्स्ट पढ़िए। लेकिन अगर परीक्षाओं की दृष्टि से कहें तो मैं जितना बता रहा हूँ ये बहुत ही सफिशिएंट होगा एक इस रचना को लेकर के, और नेट के परीक्षा में या फिर किसी भी आयोग के परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्यों को अगर हम मिलाएंगे तब। तीसरा जो रेखा चित्र है वो सरजू भैया 1942 में ये हुआ था। ये भी एक व्यक्ति प्रधान शब्द चित्र यानी कि रेखा चित्र है। सरजू भैया बेनीपुरी जी के मुंह बोला बड़ा भाई था। आप ध्यान दीजिए कि परीक्षा में पूछ लेगा कि बेनीपुरी का जो मुंह बोला बड़ा भाई है उसका क्या नाम था, तो सरजू भैया था। ये एक जिंदा दिल, मिलनसार, हंसुड़ और मजाकिया था। उसके जीवन का मूल मंत्र मानव सेवा था, यानी कि जो सरयू भैया थे उनके जीवन का मूल मंत्र मानव सेवा था, यानी कि समाज में हमेशा सहायता परोपकार करना था। सरजू भैया के संदर्भ में रामबृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है कि उनका चरित्र अनुसरणीय ही नहीं वंदनीय और पूजनीय है। जब जब मैं उन्हें देखता हूँ मेरे ज्ञानी मस्तिष्क में अपने उनके चरणों में झुक जाता हूँ। यानी कि जो रामबृक्ष बेनीपुरी हैं वो अपने बड़े भाई यानी कि मुँह बोले बड़े भाई सरजू भैया के संदर्भ में लिखते हैं कि उनका जो चरित्र है वो कहीं न कहीं अनुसरण करने योग्य है, और अनुसरण के साथ साथ वंदन करने योग्य है, पूजने योग्य है। क्योंकि जब जब उनको लेखक देखता है तो उनके ज्ञानी मस्तिष्क यानी कि उनकी जो बौद्धिक चेतना है उसके आगे वो अब उनके चरणों में झुक जाता है। अगला जो है कि जो सरयू भैया हैं उनमें प्रमुख पात्र के रूप में सरयू भैया, रामबृक्ष बेनीपुरी,
सरजू भैया के पिता महाजन, बेनीपुरी जी की मौसी, बेनीपुरी जी की पत्नी। और अगला जो चौथा है वो मंगर, ये भी संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। मंगर गांव का एक मेहनती हलवाहा है और उसके जैसा मेहनती हलवाहा पूरे गांव में नहीं है। वह गरीब है लेकिन स्वभाव से ईमानदार है। प्रमुख पात्र में मंगर हलवाहा है, बेनीपुरी जी की चाचा जी हैं। आगे पांचवा जो है वो रूपा की आजी, और ये 1944 में रेखा चित्र लिखा गया और इसमें संकलित है। रूपा की आजी को गांव में लोग डायन समझते हैं। रूपा की जो आजी है उसको लोग गांव में डायन समझते हैं। परीक्षाओं के ध्यान रखिएगा, रूपा की आजी को गांव वाले क्या समझते हैं? डायन समझते हैं। अंधविश्वास पूरे गांव में व्याप्त है। माँ के निधन के बाद रूपा की आजी उसे पालती है। रूपा के विवाह के बाद उसके सास ससुर का भी निधन हो जाता है। धीरे धीरे पूरे परिवार की मृत्यु हो जाती है। इस कारण सब लोग उसे डायन समझते हैं। रूपा की आजी में रूपा की आजी और बेनीपुरी जी और रूपा, रवि बाबू, मामी प्रमुख पात्र की भूमिका में नजर आते हैं। उसके बाद छठवां जो इसमें है वो देव है। देव का जो कथानक है वो कुछ यूं है कि देव आरंभ में एक साहसिक, निर्भीक, सत्यवादी बालक के रूप में चित्रित हुए। बाद में यह अपने थाने के क्षेत्र में एक छात्र नेता बन जाता है तथा पुलिस के अत्याचारों का शिकार हो जाता है। इसमें देव के माध्यम से मानवीयता, पुलिस के अत्याचारों का चित्रण अगर पूछ ले कि माटी की मूर्ति में पुलिस के अत्याचारों और मानवीयता का चित्रण किस रेखा चित्र में है, किस शब्द चित्र में है, तो वो उसका उत्तर होगा देव। अगला और देव में जो है वो प्रमुख पात्र के तौर पे देव, तपेश्वर भाई, कुन, दरोगा, इंस्पेक्टर। अगला जो है वो बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत जो है वो जात का तेली है। ये जरूर ध्यान दें कि बाल गोविंद भगत जो है वो जात का तेली है और कबीर पंथी है। क्या है? कबीर पंथी, जात का तेली, कबीर पंथी। वे कबीर को साहब कहते हैं। परीक्षाओं में यही पूछेगा कि जो बाल गोविंद भगत है वो किस जात का था। बाल गोविंद भगत किस पंथ को मानता था, तो कबीर पंथ को मानता था। कबीर को क्या कहता था, तो साहिब कहता था। कबीर के पद गाता था। बीमारी में उसका देहांत हो जाता है। लेखक का कथन है इस बाल गोविंद भगत में कि न जाने वह कौन सी प्रेरणा थी जिसने मेरे ब्राह्मण का गरोन्नत सर उस तेली के निकट झुका दिया। रामवृक्ष बेनीपुरी एक ब्राह्मण लेखक है, लेकिन वो कहते हैं कि न जाने किस तरह की प्रेरणा मिली बाल गोविंद भगत से कि उसके सामने, यानी कि वो तेली जाति का, यानी कि जो जाति की ऊंच नीचता थी, उसके बावजूद भी उसके सामने इनका सर जो है वो झुक जाता है। जब जब वो सामने आता है मैं झुककर उसे राम राम किए बिना नहीं रहता। बाल गोविंद भगत में बाल गोविंद भगत, उसके बेटा, उसकी पतोहू मुख्य पात्र के रूप में देखते हैं। आठवां जो है वो भौजी के नाम से है। इसमें और कोई नहीं, भौजी का मतलब लेखक की भाभी को लेकर के इन्होंने एक रेखा चित्र लिखा है। इसमें इसका कथानक है कि अपने लेखक अपने भौजी के विवाह उपरांत घर आगमन से लेकर उसकी मृत्यु तक स्मृतियों के गुण दोषों का चित्रण करता है। यानी कि वो अपने भौजी के गुण दोषों का चित्रण करता है। कथानक इसलिए मैंने बताया थोड़ा थोड़ा क्योंकि अगर परीक्षाओं में किसी प्रकार का पंक्ति आ भी जाता है, चाहे वो भौजी से हो या फिर आजी से हो, तो आप तुरंत इलिमिनेट कर जाएंगे कि ये माटी के मूर्तों से ही लिया गया है। कथन कुछ यूं है कि भारतीय परिवार में भौजी का वही स्थान है जो मरुभूमि में ओएसिस का है, और वह कलम टूट जाए जो निंदा के लिए उठती है। इसमें अपनी भाभी के लिए लिखते हैं लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी, वो कलम टूट जाए जो निंदा के लिए उठती है। इसमें जो प्रमुख पात्र हैं वो भौजी, फूफा जी, देवर, संपादक, मित्र। 9वें नंबर की जो रचना है वो परमेश्वर है। परमेश्वर के रूप में एक आवारा, फिजूल खर्ची व्यक्ति का चित्रण है। परमेश्वर क्या है? एक आवारा है, फिजूल खर्ची है, और उसके फिजूल खर्ची व्यक्ति का चित्रण है। आवारगर्दी की आग में ऐसे जो खुद को जलाता हो, दूसरों की रोशनी और गर्मी देती थी। परमेश्वर अतिसार रोग से ग्रसित था। किस रोग से? अतिसार रोग से। परमेश्वर नामक रेखा चित्र में परमेश्वर, परमेश्वर की मंडली, परमेश्वर की पत्नी, चाचा, ओझा, श्री राम आदि दिखते हैं।
10वें नंबर पे है बैजू मामा। ये थोड़ा महत्वपूर्ण भी है। बैजू मामा एक अजीब चोर था। वह बार-बार चोरी के कारण जेल जाता था। वह 30 वर्षों की सजा भुगत चुका था। लेखक से उसकी मुलाकात जेल में ही हुई थी। यानी कि जब रामवृक्ष बेनीपुरी जेल में गए थे तो वहाँ पे बैजू मामा से उनका मुलाकात हुआ था। बैजू मामा, जेलर, जज साहब, मेट यानी और जमादार इस बैजू मामा नामक रेखा चित्र के महत्वपूर्ण पात्र हैं। 11वें नंबर पे इसमें संकलित रेखा चित्र है सुभान खां। सुभान खां जो कि एक राजमिस्त्री कारीगर, राजमिस्त्री का मतलब घर बनाने वाला जो मिस्त्री है उसको राजमिस्त्री कहते हैं, आप इस अर्थ में समझें कि वे और जो सुभान खां है वो ईमानदारी, विनम्रता, वात्सल्य। वात्सल्य से याद आया कि हमारे चैनल का नाम भी है हिंदी वात्सल्य, तो आप हिंदी वात्सल्य पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। गुणों और मनोवांछित गुणों से युक्त था। हिंदू मुस्लिम एकता की चाहत रखता था सुभान खां। ये सुभान खां ही एक और इसमें दृश्य आता है, एक चीज आता है कि ये सुभान खां एक बहुत बड़ी मस्जिद बनवाना चाहता है, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम एकता की ऐसी चाहत रखता था कि एक बार क्या होता है कि इस रेखा चित्र में सुभान खां जब वहाँ मुसलमान लोग मस्जिद में गौ गौ को यानी कि गाय को काटने जाते हैं, लेकिन ये सुभान खां गायों को काटने से मना कर देता है और बचा लेता है इस तरह से। तो अगर परीक्षा में पूछ दे कि मस्जिद में गाय को काटने से कौन रोका था, तो उसका उत्तर क्या होगा? सुभान खां। इसका जो कथन है कि मैं मुसलमान हूँ, कभी अल्लाह को नहीं भूला हूँ। मैं मुसलमान की हैसियत से कहता हूँ, मैं गाय की कुर्बानी न होने दूंगा, न होने दूंगा। सुभान खां ये कहता है। इसमें जो पात्र हैं सुभान खां, यजिंद्र, हजरत हुसैन बेनीपुरी के मामा जी भी इसमें हैं। और 12वें नंबर पे इसमें जो अंतिम संस्मरण जो कि 1943 का है, इसमें उसका नाम मिलता है बुधिया। और बुधिया यानी कि जो 7-8 वर्षीय बकरी चराने वाली बुधिया के प्रारंभिक जीवन से लेके मातृत्व रूप तक का मार्मिक चित्रण रामवृक्ष बेनीपुरी जी करते हैं। बचपन की बुधिया चंचल और चुलबुली है, जो जवानी में हजारों जवानों के दिल की धड़कन हुई है। आप इसको जरूर याद रखिए कि जो बचपन में बुधिया चंचल और चुलबुली थी, अगर परीक्षा में पूछ दे, क्रम से लगाने को पूछ दे कि चंचल और चुलबुली कौन थी, तो बुधिया थी, जो अपनी जवानी में हजारों जवानों के दिल की धड़कन हुई है। लेखक बुधिया के बारे में कहता है कि वृंदावन में एक गोपाल और 1000 गोपियां थीं। यहाँ एक गोपी और 1000 गोपाल हैं। यानी कि जो वृंदावन में एक श्री कृष्ण गोपाल के रूप में थे और 1000 गोपियां थीं, यहाँ एक गोपी बुधिया है और 1000 उसके दिलों की धड़कन और यानी कि जवान लोग जो उसके उसके ऊपर मर मिटते हैं। अधेड़ उम्र में फटे हुए कपड़े, चोली का नाम नहीं, बिखरे बाल, चेहरे पर झुर्रियाँ, सूखा हुआ चेहरा दिखाई देता है। फिर भी अपने बच्चों पर मातृत्व को लेखक वंदन करता है। मतलब कि ये सारी बहुत सारी विपदाओं के बाद भी अपने बच्चों पर वात्सल्यता और मातृत्व भाव से वो ओत-प्रोत होके अपने बच्चों का लालन-पालन करती थी। इस पे लेखक उन बार-बार उसको वंदन करता है। बुधिया रेखा चित्र में पात्र के रूप में बुधिया, जगदीश, बुधिया का पति, बुधिया के 4 बच्चे आदि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आते हैं। तो ये था माटी की मूर्तें, जिसको आपने देखा कि 12 इसमें रेखा चित्र संकलित हैं और उसके क्रमवार हम उस पे कथानक, उसके वर्ण विषय पर बातचीत किए और उसके वर्ण पे विषय पे बातचीत करते हुए तमाम तथ्य ऐसे बताए जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अगले हम जिस रचना पे बातचीत करेंगे वो कृष्णचंद्र की रचना है जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ बहुत छोटी सी कहानी है, आप नेट पे सर्च करके इसको अगर टेक्स्ट पढ़ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि टेक्स्ट पढ़ा हुआ है उतना नहीं भूलेगा। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो जामुन का पेड़ जो कहानी है वो 1960 में प्रकाशित होती है और ये जो कहानी है वो हास्य व्यंग शैली में सामाजिक समस्या प्रधान प्रतीकात्मक कहानी, यानी कि हास्य व्यंग शैली में सामाजिक व्यवस्था पे
एक प्रतीकात्मक व्यंग के रूप में लिखी गई कहानी है। जो रचनाकार हैं कृष्णचंदन, वो प्रगतिशील कहानीकार हैं। प्रगतिशील कहानीकार का नाम याद आ गया तो प्रगतिशील कहानीकार में यशपाल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आते हैं। और ऐसे ही समाजवादी कहानीकार में विष्णु प्रभाकर, और मनोवैज्ञानिक कहानीकार में इलाचंद जोशी। तो कहानीकारों के गुणों को भी आप जानिए, परीक्षा में ये भी पूछ सकता है। तो जो खैर कृष्णचंद्र जो है वो प्रगतिशील कहानीकार हैं। 1914 वजीराबाद गुजरांवाला पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। 1917 में ये इनका देहावसान हो गया था, यानी कि मृत्यु हो गई थी। इस कहानी का जो वर्ण विषय है यानी कि जो कथानक है वो मुख्य रूप से ये है कि इस कहानी में जामुन के पेड़ के नीचे दबे एक शायर, एक कवि के माध्यम से सरकारी कार्यालयों में व्याप्त लेट लतीफ काम को एक दूसरे पर टालने, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, न्याय में होने वाली देरी प्रवृत्तियों पर व्यंग किया गया है। मतलब इस कहानी में ये हुआ है कि इस कहानी में मूल रूप से यही दिखाया गया है कि हमारे समाज में, हमारी दुनिया, संसार में मनुष्यता से ऊपर व्यवस्था है। यानी कि मनुष्यता बाद में आती है, पहले व्यवस्था आती है। पहले वो पेपरों का एक क्रम आता है जो कार्यालयों में इधर से उधर क्लर्कों के द्वारा पहुंचाया जाता है। वो उसी पेपरों के उस बड़े से जखीरे में पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी दब के दफन हो जाती है। इस कहानी का मूल प्रतिपाद्य यही है कि व्यवस्था पहले है, मनुष्यता बाद में है। आगे कहानी के पात्र के रूप में हम देखते हैं कि एक शायर है, कवि है, उसका उपनाम क्या है? ओस है। ये जरूर याद रखें कि कवि और शायर का उपनाम ओस है। सद्य प्रकाशित रचना उसका है कि ओस का फूल। वो एक रचना भी लिखता है, गद्य संग्रह है, ओस का फूल। इसमें एक माली नाम से पात्र आता है, चपरासी, क्लर्क, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, पिटोनिया, राज्य का प्रधानमंत्री। इसने ही 10 साल पहले वो जामुन का पेड़ लगाया था। जिस जामुन के पेड़ के नीचे दबा है वो कवि और शायर। अब ध्यान दीजिए कि देश के प्रधानमंत्री, प्लास्टिक सर्जन भी इसमें एक कवि, इसमें एक पात्र के रूप में दिखते हैं। ये इतने जो पात्र हैं, इनको देख के, इनको पढ़ के आपको समझ में आया होगा ये पूरा का पूरा कहानी एक कार्यालयी व्यवस्थाओं के ऊपर एक तीक्ष्ण व्यंग के रूप में लिखा गया है। जिसमें हर हाल में हमारे समाज में जो मानवीय चेतना है उसको दरकिनार करते हुए, जो कागजों की कार्रवाई, जो फाइलों की पेशकश है उसको ऊपर रखते हुए, मनुष्यता को दबाते हुए, व्यवस्था को उठाते हुए जो समाज चल रहा है आज के दौर में, उस समाज पे एक तीखा व्यंग है। और उस पेड़ के नीचे वो जामुन का पेड़ जिसको पिटोनिया राज्य का प्रधानमंत्री 10 साल पहले लगाया था। ये भी याद रखिए कि उस जामुन के पेड़ को कौन लगाया था? तो पिटोनिया राज्य का प्रधानमंत्री ने उस जामुन के पेड़ को लगाया था। उस जामुन के पेड़ के नीचे दबने से शायर मरता हुआ, यानी कि शायर वो कवि, जिस कवि का उपनाम ओस है, वो मिर्जा गालिब का एक शेर सुनाता है कि या तो माना कि तगाफुल न करोगे, या तो माना तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। कहता है कि या तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। यानी कि तुम मेरी मदद भले न करो, पर हम उस तरह ही गायब हो जाएंगे जब तक तुम हमें देखने आओगे। तो ये थी इस कहानी का मूल प्रतिपाद्य, जिसमें व्यवस्थाओं को ऊपर किया जाता है, मनुष्यता को नीचे। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि मनुष्यता ऊपर, व्यवस्था नीचे। ये परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में पूछा जाता है कि कृष्णचंद्र की कहानी जामुन के पेड़ में केंद्र में क्या है? तो उसमें मनुष्यता नहीं है, व्यवस्था है। ये जरूर ध्यान दीजिए। तो हम दो रचनाओं के बारे में जाने, जामुन का पेड़ और ऊपर विस्तृत चर्चा के रूप में माटी की मूर्तों पे हमने बातचीत करी, जिसमें उनमें संकलित 12 रेखा चित्रों पे हमने बातचीत किया। और इसमें परीक्षा में पूछे गए सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने मेंशन किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जितने भी मैंने तथ्य बताए वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही सफिशिएंट हैं और
अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। चैनल पे अब तक जो भी नए लोग हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो से आप रूबरू हो सकें। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।